नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, इससे क्षेत्र में संपर्क और औद्योगिक विकास बढ़ेगा। संसद के मानसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक की। राजनीतिक दलों ने सदन के सुचारू संचालन के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य के साथ शीर्ष पर। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की वांग चीई से होगा और मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच कल। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की आज संसदीय बोर्ड की बैठक में ये निर्णय किया गया। बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इसकी घोषणा की। सभी नामों पर बड़ा गौर किया गया, लेकिन सभी नामों पर गौर करने के बाद हम सब लोग और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में भाग ले रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की पहचान बदल रही है और राज्य हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब राज्य के हर हिस्से में विकास हो रहा है। यूपी के जिन जिलों को पिछड़ा मानकर उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, वहां जब विकास हो रहा है तो ये भी एक तरह का सामाजिक न्याय है। गांव गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए तेजी से काम करना, घर घर तक रसोई गैस का कनेक्शन पहुंचाना, गरीब को पक्के घर की सुविधा देना, घर घर में शौचालय बनाना, ये सारे काम भी सामाजिक न्याय को ही मजबूत करने वाले कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत के निर्माण के लिए अभूतपूर्व गति और समर्पण के साथ काम करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि विकास के रास्ते में कानून व्यवस्था और संपर्क 2 ऐसे क्षेत्र थे जिनमें राज्य पिछड़ रहा था, लेकिन अब इन दोनों क्षेत्रों में सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है और यही तो सबका साथ है, सबका विकास है। न कोई पीछे छूटे, सब मिलकर आगे बढ़े। इसी दिशा में डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। यूपी के छोटे छोटे जिले हवाई सेवा से जुड़े, इसके लिए भी तेजी से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, कृषि आधारित उद्योग पनपेंगे और ये रक्षा गलियारे में मदद करेगा। इससे क्षेत्र का समग्र विकास होगा। इस एक्सप्रेस हाईवे के दोनों तरफ अनेक उद्योग स्थापित होने वाले हैं। यहाँ भंडारण की सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बनने वाली है।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वजह से इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग लगाने बहुत आसान हो जाएंगे। खेत में पैदा होने वाली उपज को नए बाजारों में पहुंचाना आसान होगा। बुंदेलखंड में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर को भी इससे बहुत मदद मिलेगी। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के कोने कोने को विकास, स्वरोजगार और नए अवसरों भी जोड़ने वाला है। क्षेत्र में पानी की समस्या के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि हर घर जल योजना के साथ कई सिंचाई परियोजनाओं से बुंदेलखंड की कई समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरा बुंदेलखंड के साथियों से एक और आग्रह भी है। आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर देश के अमृत सरोवरों के निर्माण का संकल्प लिया। बुंदेलखंड के हर जिले में भी 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। ये जल सुरक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। मैं आज आप सभी से कहूंगा कि इस नेक काम में मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आए। अमृत सरोवर के लिए गांव-गांव कार सेवा का अभियान चलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि गति शक्ति मास्टर प्लान के साथ 21वीं सदी के देश का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने लोगों से आजादी का अमृत महोत्सव मनाने और देश के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को याद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेस वे पर हरी शंकरी का पौधा लगाया। संसद के मानसून सत्र से पहले आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न दलों के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक की। राजनीतिक दलों के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष को सदन के सुचारू संचालन के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। श्री बिरला ने सांसदों से राष्ट्रीय और जनहित से संबंधित मुद्दों पर स्वस्थ चर्चा में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकसभा के सुचारू संचालन में सभी दलों को अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। इस सत्र में जो 75 साल की हमारी यात्रा है, जिस यात्रा में लोकतंत्र सशक्त हुआ, मजबूत हुआ है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास, भरोसा और बढ़े। इसलिए सदन के अंदर सार्थक चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो, देश हित में चर्चा हो, ताकि समाज के अंतिम व्यक्तियों की बात भी सदन में आ सके और सरकार उसी तरीके से सकारात्मक रूप से उस अंतिम व्यक्ति का कल्याण इस अमृत महोत्सव में करे, ऐसे मैंने अपेक्षा की है। मुझे सभी दलों ने आश्वस्त किया है कि सदन की कार्रवाई बिना व्यवधान के चलेगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, डीएमके नेता टीआर बालू और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मिथुन रेड्डी सहित कई नेता शामिल हुए। सरकार ने भी संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल ही उच्च सदन में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान 18 बैठकें होंगी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव होने के कारण ये काफी महत्वपूर्ण सत्र होगा। राष्ट्रपति का चुनाव सोमवार को और उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने कृषि क्षेत्र में परिवर्तनकारी योगदान दिया है। नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ARDB के राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय प्राथमिक कृषि ऋण समिति को बहुआयामी बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। लगभग 80 साल पुराने कानूनों को बदला जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि ARDB को न केवल बैंकिंग के लिए कार्य करना चाहिए, बल्कि उनका लक्ष्य समावेशी विकास भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन बैंकों की जिम्मेदारी है कि किसानों के साथ बातचीत करें और उन्हें कृषि को सुविधाजनक बनाने और विस्तार करने, उपज बढ़ाने और किसान को समृद्ध बनाने के बारे में जागरूक करें। श्री शाह ने कहा कि भारत 39 करोड़ 40 लाख एकड़ भूमि के साथ कृषि गतिविधियों में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। इस भूमि को सिंचाई प्रणाली से जोड़कर किसान देश के साथ साथ विश्व की खाद्य आपूर्ति आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में सरकार के बहुआयामी दृष्टिकोण के फलस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों की आय दोगुनी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 94वें स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों और गांवों के गरीबों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक सुधार लाने के निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा ने देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने न्यायालयों की बुनियादी व्यवस्था मजबूत करने और जजों के रिक्त पद भरने पर जोर दिया है। जयपुर में 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन में न्यायमूर्ति रमणा ने कहा कि देश में मुकदमे निपटाने में राष्ट्रीय लोक अदालतों ने अहम भूमिका निभाई है। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका और सरकारों के बीच तालमेल से लोगों को तेजी से न्याय देने की नई संभावनाएं खोजी जा सकती हैं। सरकार और जुडिशरी के बीच में तालमेल बहुत अच्छा तरीके से चलना चाहिए ताकि हमारा जो लक्ष्य है कि आम हिंदुस्तानी को हम न्याय दिलाना है, इसमें कोई विलंब ना हो और किसी भी तरीके से उसमें वंचित को किसी को नहीं रखना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जब हम यहाँ बैठ रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव के इस काल में 5 करोड़ केसेस जो पेंडिंग बन गए हैं, इसको हल ढूंढ करके समाधान करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 5 करोड़ से अधिक लोगों को ई संजीवनी टेली परामर्श का लाभ मिला है। रोगी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस अभिनव डिजिटल माध्यम का उपयोग करके दैनिक आधार पर डॉक्टरों और विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे हैं। ई संजीवनी सुविधा से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने में व्यापक सुधार हुआ है। मांडविया ने कहा कि देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले गरीबों को स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह मिल रही है। उन्होंने कहा कि ई संजीवनी डिजिटल स्वास्थ्य का सबसे अच्छा उदाहरण है और लोग ऐप के माध्यम से ई संजीवनी टेली परामर्श का लाभ उठा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया। कहा, इससे क्षेत्र में संपर्क और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। संसद के मानसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक की। राजनीतिक दलों ने सदन के सुचारू संचालन के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बाढ़ग्रस्त प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य के साथ शीर्ष पर। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की वांग झी से और मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार पड़ोसी पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सीमा के मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान की ओर आगे बढ़ रही है। उन्होंने नामचाई घोषणा पत्र को ऐतिहासिक करार दिया। श्री शर्मा ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के साथ दशकों पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ शुक्रवार को नामचाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए।
दोनों राज्य चुनाव वाले गांव की संख्या 123 के बजाय 86 तक सीमित करने पर सहमत हुए। 15 सितंबर तक बाकी गांव के मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। असम का अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम के साथ सीमा विवाद है। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने का फैसला किया है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इस बारे में विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के दौरान प्रस्ताव पेश किया जाएगा और फिर इसे आवश्यक अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर दी.बा. पाटिल नवी मुंबई हवाई अड्डा करने का भी निर्णय किया है। केरल सरकार ने देश में मंकी पॉक्स के पहले मरीज की पुष्टि के बाद राज्य में इस बीमारी से बचाव के उपाय तेज कर दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य दल के साथ चर्चा के बाद राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि चेचक या इसी तरह के लक्षण वाले लोगों पर नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डों पर निगरानी तेज कर दी गई है। केंद्र ने व्यापार में सुगमता और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों का अनुपालन बोझ कम करने के लिए विधि माप तौल नियमों में संशोधन किया गया है। संशोधन के उत्पादक क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल रूप से सूचना दे सकेंगे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को 1 वर्ष की अवधि के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से कुछ अनिवार्य घोषणाओं को जारी करने की अनुमति दी है। इस संशोधन से महत्वपूर्ण घोषणाएं पैकेट पर प्रभावी ढंग से घोषित करने की अनुमति देगा। अन्य विस्तृत जानकारी क्यूआर कोड के माध्यम से उपभोक्ता को दी जा सकती है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के तीसरे वार्षिक सम्मेलन में प्रभावी संचार के लिए 5 मंत्र दिए। ये हैं नागरिक केंद्रित संचार, लक्षित श्रोताओं के समूह, सहयोग, धारणा और क्षमता निर्माण। 2 दिन के सम्मेलन में संचार के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 200 करोड़ कोविड टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही देश 200 करोड़ टीके लगाकर नया इतिहास रचेगा। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 199 करोड़ 87 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले वर्ष 16 जनवरी को स्वदेश में निर्मित कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके लगाने की शुरुआत की गई थी। उधर महाराष्ट्र में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत चलाए जा रहे 75 दिन के टीकाकरण अभियान के पहले दिन लगभग 85,000 लाभार्थियों को निःशुल्क कोविड टीके की एहतियाती खुराक दी गई। राज्य में अब तक 8 लाख से अधिक व्यक्तियों को टीके की एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से श्रीनगर जिले के सभी विभागों के क्षेत्रीय और जिला अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। श्रीनगर के उपायुक्त ने बताया कि 11 से 16 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने और स्वतंत्रता के चिन्हों के प्रति सम्मान जगाना है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संग्राम की एक झलक। 16 जुलाई 1856 को पारित हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ने ब्रिटिश शासन के तहत भारत में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध कर दिया। गवर्नर जनरल डलहौजी द्वारा तैयार और वायसरॉय कैनिंग द्वारा पारित किया गया ये कानून 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा
सती उन्मूलन के बाद पहला सामाजिक सुधार कानून था। उन्नीसवीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में बंगाल में बहुविवाह और बाल विवाह आम बात थी। लड़कियों की शादी आमतौर पर बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। नतीजतन आबादी में युवा विधवाओं की संख्या काफी अधिक हो गई थी। इन विधवाओं को आमतौर पर कठोर आत्मसंयम के जीवन के लिए विवश किया जाता था। कई समाज सुधारकों ने इन मुद्दों को हल करने की कोशिश की। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1856 में विष्णु शास्त्री पंडित ने की थी। इस क्षेत्र में जानी मानी हस्ती करसोदास मुलजी ने विधवाओं के पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए 1852 में गुजराती में सत्य प्रकाश अखबार की शुरुआत की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे प्रमुख प्रचारकों में से एक थे और उन्होंने विधान परिषद में अनुरोध भेजा, ये प्रदर्शित करने के लिए कि हिंदू धर्म विवाह पुनर्विवाह की अनुमति देता है। विद्यासागर ने वैदिक साहित्य का उपयोग किया। अधिनियम ने हिंदू विधवाओं के विवाह को मान्य और विनियमित किया। इसमें एक पुनर्विवाहित विधवा को उसी तरह के अधिकार और विरासत देने को मान्यता दी गई जिस तरह के उसे पहली बार विवाह करने पर प्राप्त होते। ये अधिनियम उन पुरुषों को भी कानूनी रूप से संरक्षण देता है जो विधवा से विवाह करते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होने के बाद पहली शादी उत्तरी कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को हुई और दूल्हा ईश्वर चंद्र के करीबी दोस्त का बेटा था। आज हम स्वतंत्रता सेनानी उमा दत्त को भी याद कर रहे हैं, जो 16 जुलाई 1939 को शहीद हुई थी। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की निवासी उमा दत्त ने धामी राज्य के शासक के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने की मांग की। जब लोग राष्ट्रीय ध्वज के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, तभी अचानक पुलिस ने उनसे ध्वज छीन लिया और उसमें आग लगा दी। इस कृत्य से बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया और इसके परिणाम स्वरूप निहत्थे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलीबारी की। 16 जुलाई 1939 को हुई गोलीबारी में उमा दत्त की मौत हो गई थी। आकाशवाणी समाचार राष्ट्र की इस महान बेटी को नमन करता है। हम स्वतंत्रता कार्यकर्ता शीतल सिंह को भी आज याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया था। वे सिंध प्रांत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सेवारत थे, लेकिन विद्रोह के दौरान उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अंग्रेजों के खिलाफ हो रही क्रांति में भाग लिया। सिंध क्षेत्र में सेना के साथ टकराव के दौरान शीतल सिंह को पकड़ लिया गया। उन्हें 18 जून 1857 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अप्रैल 1858 में बम्बई से अंडमान की सेल्यूलर जेल भेज दिया गया, जहां 16 जुलाई 1858 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार देश के इस वीर सपूत को सलाम करता है। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है
अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। श्रीलंका में गोतबाया राजपक्ष के त्यागपत्र के बाद राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की घोषणा करने के लिए आज संसद का संक्षिप्त सत्र आयोजित किया गया। ये सत्र केवल 13 मिनट चला। इस दौरान संसद के महासचिव धम्मिका दासनायका ने राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की घोषणा की। अपदस्थ राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्ष का त्यागपत्र भी आज संसद के विशेष सत्र में पढ़ा गया। राजपक्ष ने कहा कि उन्होंने देश में संकट को टालने के लिए हर संभव प्रयास किए। कोलंबो में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने संसद के अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धन को देश में लोकतंत्र, स्थिरता और आर्थिक सुधार के लिए भारत के समर्थन का आश्वासन दिया। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने दक्षिण कोरिया में निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में ऐश्वर्य ने हंगरी के जालान पेकलर को 16-12 से हराया। भारत 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 9 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की वांग ची यी से होगा। सेमीफाइनल में आज सिंधु ने जापान की सेइना कावाकामी को पराजित किया। इस साल ये तीसरा अवसर है जब सिंधु किसी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची हैं। लॉन्ग जंप खिलाड़ी श्रीशंकर अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। वे इस स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं। दूसरी ओर अविनाश साबले 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में पहुंच गए हैं। अविनाश ने दूसरी बार इस स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले वर्ष 2019 में भी वे फाइनल में पहुंचे थे। शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 19 जून को शतरंज ओलंपियाड के लिए पहली बार मशाल रिले का शुभारंभ किया था। शतरंज ओलंपियाड के 44वें संस्करण का आयोजन इस वर्ष 28 जुलाई से महाबलीपुरम में किया जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला कल मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने आज राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की। राज्य सरकार राहत शिविरों और अन्य आश्रय स्थलों में रहने वाले प्रत्येक परिवार को 3,800 रुपए देगी। मुख्यमंत्री ने उन छात्रों को बैंक खातों के माध्यम से 1-1 हजार रुपए प्रदान किए जिनकी अध्ययन सामग्री बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गई थी। महाराष्ट्र में बाढ़ की आशंका वाले जिलों में राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल की 17 टीम तैनात की गई हैं। राज्य में 73 अस्थायी आश्रय केंद्र बनाए गए हैं और अब तक 11,836 लोगों को सुरक्षित स्थल पर पहुंचाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया। कहा, इससे क्षेत्र में संपर्क और औद्योगिक विकास बढ़ेगा। संसद के मानसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक की। राजनीतिक दलों ने सदन के सुचारू संचालन के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य के साथ शीर्ष पर। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की वांग शी से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।